my dear students, this is Rupali and I welcome you to the English school. आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की पोम ऑन किलिंग अ ट्री. दिस इज अ पोम दैट इज रिटन बाय जीव पटेल. जीव पटेल एक इंडियन पोएट हैं जो कि ग्रीन मूवमेंट से भी जुड़े हुए हैं. अब जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, ग्रीन मूवमेंट इज एन एफर्ट टू सेव द एनवायरमेंट. तो हमें इससे ये पता चलता है कि हमारे जो पोएट हैं वो एनवायरमेंट से बहुत क्लोज हैं, उन्हें एनवायरमेंट की बहुत परवाह है. नाउ कमिंग टू द पोम, द टाइटल इज टेलिंग अस दैट द पोम इज अबाउट किलिंग अ ट्री. नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? नॉर्मली हम बोलते हैं कटिंग अ ट्री, बट यहाँ पोएट जानबूझ के किलिंग वर्ड का यूज कर रहे हैं हमें ये बताने के लिए कि ट्रीज भी लिविंग थिंग्स हैं, तो उन्हें मारना और किसी इंसान को मारना बराबर है. ओके, तो वो रीडर्स को ये चीज रियलाइज करा रहे हैं, पर पूरी पोएम में वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. नहीं, उनका तरीका एकदम डिफरेंट है. वो पूरी पोएम में डिटेल में समझा रहे हैं कि पेड़ को कैसे काटना है और मारना है. वो बता रहे हैं कि पेड़ को काटना और मारना उतना इजी नहीं है, तो वो डिटेल में स्टेप्स हमें बता रहे हैं और वो स्टेप्स पढ़ के आपको भी थोड़ा सा फील होगा बुरा ट्री के लिए. तो यही मकसद है पोएट का. ही वॉन्ट्स टू मेक द रीडर फील बैड अबाउट हिज एक्शंस. कौन से एक्शंस? एनवायरमेंट पे ध्यान ना देने के एक्शंस. इस वीडियो में हम पोम को लाइन बाय लाइन समझेंगे. विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोम and we'll also discuss the difficult word meanings. Now watch this video till the end, and if you like it, hit the like button because that will give me motivation, and also subscribe to my channel. Now let's read the poem. In this poem, tree can be seen as a symbol of whole nature. Although poet ने पूरी poem में सिर्फ एक tree को refer किया है, but वो tree represent कर रहा है पूरे nature को. Stanza 1. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. Poet says कि एक सिंपल जैब मतलब एक सिंपल से नाइफ के अटैक से आप ट्री को डिस्ट्रॉय या मार नहीं सकते हो. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. ट्री को मारने के लिए बहुत टाइम लगता है. क्यों बहुत टाइम लगता है? बिकॉज इट हैज़ ग्रोन स्लोली, कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. एक प्लांट को एक सीड से ग्रो होने में बहुत टाइम लग जाता है. वो स्लोली ग्रो करता है एंड इट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, और बहुत सालों की सनलाइट, वाटर एंड एयर की हेल्प से वो प्लांट ग्रो हुआ है इनटू अ स्ट्रॉन्ग trunk and numerous leaves. So here, leprous hide, what does that mean? It means discolored bark. और trunk, what is a trunk? Trunk होता है जो main woody stem होता है tree का, जिससे branches grow करती हैं. And why is it discolored? It is discolored because age के साथ उसका color change हो गया है. तो काफ़ी सालों के बाद ये ट्रंक जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो पाया है एंड इट हैज़ नाउ लॉट्स ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स. सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वोंट डू इट. नॉट सो मच पेन विल डू इट. द ब्लीडिंग bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bows, which if unchecked will expand again to former size. So here the poet is saying that you cannot kill a tree just by hacking or just by cutting it and chopping it. सिर्फ उसे कहीं से काट के नाइफ से या एक्स से आप कट करके उसे मार नहीं सकते हैं. सिर्फ वो सफिशेंट नहीं होगा. बट दिस अलोन वॉन्ट डू मीन्स वो सफिशेंट नहीं है, वो इनफ नहीं है. आपको और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा ट्री को मारने के लिए. नॉट सो मच पेन विल डू. इतना पेन इज़ नॉट इनफ. तो पोएट इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि पेन तो होगा ट्री को, बट वो इनफ नहीं होगा, सफिशेंट नहीं होगा ट्री को मारने के लिए. ट्री को यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड दिखाया गया है. उसमें बहुत ज़्यादा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है.
मतलब अगर किसी ह्यूमन को कोई मर्डर करता है तो ऑब्वियसली वो ह्यूमन रेजिस्ट तो करेगा ही, वो सरेंडर नहीं कर देगा कि आ जाओ मुझे मर्डर कर दो मेरा, नो। सो इन द सेम वे ट्री भी रेजिस्ट तो करेगा ही, इसीलिए ट्री को मारना उतना ईजी नहीं है। आगे पढ़ते हैं हम। नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग bark विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन twigs। पोएट कह रहे हैं कि जब आप बार्क पे हिट करते हैं या मारते हैं एक्स से या नाइफ से तो इट ब्लीड्स जस्ट लाइक ह्यूमंस, जैसे ह्यूमंस ब्लीड करते हैं जब कोई कट लग जाता है। सो द प्लेस वेयर द ट्री गेट्स चॉप्ड और कट, वहाँ से एक लिक्विड निकलता है विच इज़ सैप। सो ट्रीज भी ब्लीड करते हैं, बट दे हील विद टाइम, वो टाइम के साथ हील भी हो जाते हैं। न्यू ट्विग्स ग्रो अगेन, ट्विग्स होते हैं स्मॉल ब्रांचेस, सो स्मॉल ब्रांचेस वहाँ से दोबारा से उग जाती हैं। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, ओके। मिनिएचर बोज which if unchecked will expand again to former size। miniature bows मतलब bows are main branches, तो वो एक ब्रांच अगर आप काटोगे तो वहाँ से दूसरी ब्रांच ग्रो हो जाएगी, उसी का ही मिनिएचर फॉर्म ग्रो हो जाएगा। और अगर टाइम के साथ उसे चेक नहीं किया गया, मतलब उसे दोबारा से नहीं काटा गया, तो वो दोबारा से अपने पुराने वाले साइज में ग्रो हो जाएगी टाइम के साथ। नो, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth। यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि नहीं, आप इतना ईजिली ट्री को नहीं मार सकते हैं, उसको मारने के लिए आपको उसकी रूट्स को उखाड़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू पुल आउट द रूट्स आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। अब देखिए ट्री को सिक्योरली, सेफली और स्ट्रांगली किस चीज़ ने पकड़ा हुआ है? ट्री के रूट्स ने पकड़ा हुआ है। रूट्स जो हैं वो अर्थ को स्ट्रांगली जकड़े हुए हैं, तो यहाँ पर रूट्स को एंकर बोला गया है बिकॉज वो ट्री को स्ट्रांगली पकड़ने का काम करती हैं। एंड एंकर क्या होता है? एंकर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू होल्ड द शिप इन अ पर्टिकुलर प्लेस। तो जैसे एंकर शिप को होल्ड करता है एक पर्टिकुलर प्लेस में, उसी तरह रूट्स भी एक ट्री को होल्ड करती हैं उसके पर्टिकुलर प्लेस में। सो आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, तो अर्थ में से रूट्स को आपको उखाड़ना पड़ेगा अगर आपको ट्री को मारना है तो। इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। अगर आपको उसे मारना है तो आपको उसे रोप करना पड़ेगा, रोप से टाई करना पड़ेगा और फिर उसे खींचना पड़ेगा, उसे ज़बरदस्ती पुल आउट करना पड़ेगा अर्थ में से। और पुल्ड आउट एंटायरली, इस प्रोसेस में या तो रूट्स बीच से टूट जाएंगी या फिर वो एंटायरली पूरी की पूरी ज़मीन में से उखड़ जाएंगी। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ केव इज़ दैट एरिया इन द ग्राउंड जहाँ पर रूट्स हैं, जहाँ पर रूट्स ट्री से कनेक्ट हो रही हैं, दैट इज़ अर्थ केव। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, द सोर्स वाइट एंड वेट। एंड उससे क्या होगा, इस प्रोसेस से क्या होगा कि जो ट्री की जो स्ट्रेंथ है कहाँ से मिल रही है? रूट से, वो एक्सपोज हो जाएगी, वो सबके सामने आ जाएगी, वो अर्थ से निकल के और सबके सामने आ जाएंगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, और कई साल की वाटरिंग के बाद वो रूट्स जो कि वेट हैं वो निकल जाएंगी एंड दे आर वाइट ऑल्सो, तो वो सबके सामने आ जाएंगी। द मोस्ट सेंसिटिव, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। सो ये वाला जो पार्ट है ये सबसे सेंसिटिव है और इस सेंसिटिव पार्ट को आपको ज़मीन में से उखाड़ना पड़ेगा अगर आपको प्लांट को या ट्री को मारना है तो। ओके, क्योंकि कई साल से अर्थ में वो बहुत ग्रो हो चुका है एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ अ ट्री। इट इज़ लाइक द हार्ट ऑफ अ ह्यूमन। लास्ट स्टैंजा, then the matter of scorching and choking in sun and air
browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. अब जब ट्री को आप रूट से उखाड़ चुके हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस इज ड्राइंग अप द ट्री एंड दैट इज स्कॉर्चिंग. स्कॉर्चिंग मीन्स ड्राइंग द ट्री एंड उस प्रोसेस को कंपेयर किया गया है चोकिंग. चोकिंग मीन्स दम घोटना, किसी का गला दबा के या किसी और तरीके से दम घोटना. तो यहाँ पर क्रूएलिटी दिखाई दे रही है इस प्रोसेस की of scorching and choking in sun and air. sun और air में थोड़े टाइम तक रख के उसको ड्राई अप किया जाता है. ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, और इस प्रोसेस से उसका कलर चेंज हो जाता है. इट बिकम्स मोर ब्राउन, इट हार्डन्स, उसका शेप चेंज हो जाती है. विदर्स, इट विदर्स completely, वो चेंज हो जाता है. एंड देन इट इज़ डन एंड देन फाइनली द प्रोसेस इज कंप्लीट. फाइनली आप सक्सेसफुल हुए हैं ट्री को मारने के लिए. सो आई एम श्योर यू फेल्ट बैड फॉर द ट्री. लेट्स क्विकली हैव अ recap. The poem conveys that trees are living beings with a survival instinct, so it is not easy to kill a tree. So जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दिखाया गया है इस पोम में. मतलब दे वॉन्ट टू लिव like every living being. They don't want to die. They have a survival instinct. They have a will to live. And through this, the poet is giving out a very strong message. And that is that we humans need to stop cruelty against nature. हम humans बहुत cruel हैं nature के against, तो we have to stop it. यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग है कि आपने कहीं और देखा होगा कोई और पोएट जब नेचर की बात करते हैं तो वो बात करते हैं डायरेक्टली, और वो बात करते हैं इस तरीके से कि नेचर को हमें बचाना चाहिए, इन्वायरमेंट को हमें बचाना चाहिए, बिकॉज़ वो हमारे लिए हेल्पफुल है, हमें उससे ऑक्सीजन मिलता है और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. बट यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिफरेंट है ये पोम, बिकॉज पोएट कह रहे हैं कि वी नीड टू प्रोटेक्ट द ट्रीज़ फॉर देमसेल्व्स. हमें ट्रीज़ को उनके लिए बचाना है, बिकॉज वो क्रूएलिटी है ट्रीज़ के अगेंस्ट. ट्रीज़ को भी दर्द होता होगा. सो दैट मेक्स दिस पोम वेरी डिफरेंट. Finally, let's look at the literary devices or the poetic devices used in the poem. First, is there a rhyme scheme in the poem? No, there is no rhyme scheme in the poem, so we can say that the poem is written in free verse. Second, alliteration is used. Alliteration is the repetition of the consonant sounds at the beginning of two or more words in the same line. See, for example, the bleeding bark in the second stanza, b sound is being repeated. So that is alliteration. Another example of alliteration from the poem is the source, white and wet in the third stanza. So v sound is being repeated in white and wet. So that is alliteration. Next one is metaphor. Metaphor is the comparison between two unlike objects without using like or as. Example from the poem, bleeding bark. अब जब हम बात कर रहे हैं ब्लीडिंग बार्क की, हम कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन ब्लड को किससे? सैप से, वो लिक्विड जो कि ट्री में से निकलता है. तो हम ब्लड को सैप से कंपेयर कर रहे हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एज. सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. नेक्स्ट इज personification. So the poet here portrays the tree as a human being throughout the poem. ट्री को ह्यूमन बीइंग की तरह पोर्ट्रेट किया गया है, एज इफ ट्री के पास जो फीलिंग्स हैं वो ह्यूमन बीइंग्स वाली फीलिंग्स हैं. सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट इज एनजैम्पमेंट. एनजैम्पमेंट तब होता है जब एक सेंटेंस एक से ज़्यादा लाइन्स में कंटिन्यू होता है पोम में. इसके एग्जाम्पल्स आपको पोम में, पूरी पोम में मिलेंगे. I'll give you one example. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, and the line continues. यहाँ भी full stop नहीं आया है. So that is enjambment. Last one is your repetition. Repetition is when a word or phrase is repeated again and again to lay emphasis on it. So in this poem,
the phrase pulled out is repeated. So that was your poem. I hope you have understood it well, and if you have, don't forget to like and subscribe. Thank you.